देख रहे हैं अद्भुत हिंदी राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रोज मैं मदनपुरी के रास्ते किलोहड़ी जा रहा था। अमूमन मैं अपने ट्रक से माल की ही डिलीवरी करता था, पर इस बार मुझे 30 मजदूरों को अपने ट्रक में भरकर किलोहड़ी ले जाना पड़ रहा था। 264 किलोमीटर का मदनपुरी से किलोहड़ी का सफ़र यूँ तो ठीक ही चल रहा था और सूरज ढलते ढलते हमने 150 किलोमीटर की दूरी भी तय कर ली थी। अब महज 115 किलोमीटर की दूरी शेष रह गई थी कि इसी बीच मेरी नज़र हाईवे के एक और पलटी हुई कार पर गई। अभी मैं उस कार की तरफ देख ही रहा था कि तभी मुझे वहीं सड़क के बीचों बीच एक लड़की नजर आई जो खून से लहूलुहान थे और वहीं उसके बगल में ही कोई बेहोश भी पड़ा हुआ था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि इनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है, पर मैं इस बात से भी वाकिफ था कि अक्सर ऐसे सुनसान हाईवे पर बदमाश लोग ऐसे ही हथकंडों का इस्तेमाल कर राहगीरों को लूट लेते हैं, और यही सोचकर मैंने अपना ट्रक उनके ठीक बगल से निकाल लिया। पर जब मेरी नज़र ट्रक के साइड मिरर पर पड़ी तो उस लड़की का रोता बिलखता चेहरा देखकर मेरे दिल ने मेरे दिमाग का फैसला बदल दिया। मैंने फ़ौरन ही ट्रक को रिवर्स में लिया और उस लड़की के पास जाके रोका और उसकी मदद के लिए मैं ट्रक से नीचे उतरा। और जब मैं उस बच्ची के पास पहुंचा तो वो बच्ची मेरे को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, अंकल मेरे पापा को बचा लो। उस बच्ची के पापा बहुत ही बुरी तरह से घायल थे। हाथ पैरों के मांस फट गए थे जिसमें से खून बह रहा था, पर अच्छी बात तो ये थी कि उनकी सांसें अभी भी चल रही थी। मैंने तुरंत ही उन मजदूरों को आवाज़ दी जो मेरे ट्रक में बैठे हुए थे, और मेरे आवाज़ देते ही 3-4 मजदूर आए और उस आदमी को उठाकर तुरंत ही ट्रक में रखा। इसके तुरंत बाद ही मैं निकल पड़ा नज़दीकी अस्पताल की ओर जो 9 किलोमीटर की दूरी पर था। अभी मैं उन्हें लेकर कुछ दूर आया ही था कि तभी ट्रक में सवार मजदूर ज़ोरों से चीखने चिल्लाने लगे। उनकी चीख पुकार सुनते ही मैंने ट्रक को रोका और जब पीछे जाकर देखा तो मेरी चीख निकल गई। दरअसल पूरा का पूरा ट्रक खून से तर हो रखा था और वो 30 मजदूर जिन्हें मैं लेकर जा रहा था उनमें से काफ़ी मजदूर लापता थे, और जो मजदूर ट्रक में थे उनके शरीर के चिथड़े उड़े हुए थे। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी वो बच्चे जिसे कुछ देर पहले मैंने ट्रक में उसके घायल बाप के साथ बिठाया था, वो रोते हुए मेरे पास आई और बोली, अंकल जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। उस वक्त मैं वो मंजर देखकर इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने तुरंत उस बच्ची की बात मान ली और मैं ट्रक को लेकर वहाँ से निकल गया। अब वो बच्ची भी मेरे बगल वाली सीट पर ही बैठी थी। पहले तो कुछ देर तो हम दोनों ही खामोश बैठे रहे, फिर जब दिल की धड़कनें कुछ पल के लिए सामान्य हुई तो मैंने उस बच्ची से पूछा, ये सब किसने किया बेटा, कौन था वो? पहले तो उस बच्ची ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, पर जब मैंने जोर दिया तो उसने कहा, ये वही था जिसने मेरे पापा को नोच नोच कर उन्हें अधमरा कर दिया था। ये बोलते बोलते उस बच्ची की आंखों में आंसू भर आए और मैं उस बच्ची का दर्द समझ सकता था, पर अभी तक ये साफ नहीं हुआ था कि आखिर ये सब किस हैवान का किया धरा है। खैर उस वक्त मैं उस बच्ची के चेहरे को देखकर चुप हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये वक्त सही नहीं है इन सभी बातों को कुरेदने का। लिहाजा मैं ट्रक को पूरी रफ्तार में निकालने में लग गया, और फिर इसी बीच उस बच्ची ने अपनी आंखों से छलके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए कहा, ये पूरा इलाका गूंगी डाइनों की बेटियों का है, इस इलाके से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। उस बच्ची की ये बातें सुनते ही मैंने तुरंत ही बोला, कौन है ये गूंगी डाइन, और तुम्हें कैसे पता गूंगी डाइन के बारे में? मेरे ये सवाल करते ही वो बच्ची बोली, आज से काफ़ी सालों पहले ये पूरा का पूरा इलाका तिलिस्म के लिए कुख्यात था। उस दौरान यहाँ पर 13 डाइनों का बोलबाला था। वो 13 की 13 डाइनें इतनी शक्तिशाली थे कि वो जिंदों को मुर्दा और मुर्दे को जिंदा कर देती थी। यहाँ तक कि गांव में जो भी मरता उसे जलने से पहले उस मुर्दे को उन डाइनों के दहलीज पर छोड़ आते। वो डाइनें उन्हें जिंदा कर दी और रात भर उस मुर्दे के साथ नाचती गाती, और सुबह होते ही उस मुर्दे की मुंडी उखाड़कर धर गांव के चौराहे पर फेंक जाते, जिसके बाद गांव वाले उस बिना सिर वाले मुर्दे का क्रियाक्रम कर पाते। अपने प्रियजनों के सबको बिना सिर के अंतिम विदाई देना गांव वाले के लिए धीरे धीरे नासूर बनता चला गया, और जब ये दर्द गुब्बार बनकर फूटा तो उन 13 डायनों पर कहर बनकर बरसा। गांव वालों ने
उन 13 डायनों से पीछा छुड़ाने के लिए गांव वालों ने कोसों दूर से 99 तांत्रिकों को बुलाया। वो तांत्रिक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। उन 99 तांत्रिकों के आते ही वो 13 की 13 डायने कहीं गायब हो गई और उन 99 तांत्रिकों के साथ गांव वालों ने उन 13 डायनों की तलाश जारी की। दिन बीते, महीने बीते और जब 1 साल से ऊपर हो गया तो गांव वालों को लगा कि अब वो डायने कभी नहीं लौटेंगी। पर वो 13 की 13 डायन कुछ और ही मंसूबा लिए बैठी थी। उन्हें इंतजार था तो बस उन 99 तांत्रिकों के गांव से जाने का, और जो पिछले 1 साल से गांव में ही डेरा जमाए बैठे थे। और जैसे वो तांत्रिक गांव से गए कि उसी रात वो डायन लौट आई। पर गांव वाले उन डायनों को देखकर बिल्कुल नहीं घबराए, मानो उन्हें पहले से ही खबर थी कि डायने आज रात आने वाली हैं। गांव वालों को अपने सामने बेखौफ खड़ा देखकर उन डायनों को समझते देर नहीं लगी कि उनका पैतरा उन पर ही भारी पड़ने वाला है। पर इससे पहले वो कुछ सोच पाती कि उन 99 तांत्रिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और मंत्रों का उच्चारण करने लगे। देखते ही देखते वो डायने जमीन पर गिर पड़ी। उनके जमीन पर गिरते ही गांव वालों ने उनका सिर उनके धड़ से उखाड़कर अलग कर दिया और फिर उनके सिरों को गांव के चौराहे के बीचों बीच काट दिया। पर मुसीबत अभी टली नहीं थी, क्योंकि उस रात सिर्फ 12 डायने ही मर गई थी, जिसका मतलब था कि अभी एक डायन जिंदा ही थे। इस घटना के कुछ महीने के उपरांत 99 तांत्रिकों में से 96 तांत्रिक वापस लौट गए और 3 तांत्रिक गांव में रुके। अब उनकी जिम्मेदारी थी उस एक डायन को निपटाने की। पर इस बार वक्त ने उल्टी करवट ले ली थी, क्योंकि वो डायन अब अकेली नहीं थी। उसके साथ उसकी 9 बेटियां थी, जिन्हें उस डायन ने अपनी काली जीभ की बलि देकर पैदा किया था। और जब ऐसे ही एक रात पूरा गांव बेखौफ अपने घरों में सो रहा था कि तभी गूंगी डायन की वो 9 बेटियां गांव में आ धमकी। और एक रात में गांव के आधे से ज़्यादा लोगों को गूंगी डायन की 9 बेटियों ने नोच नोच कर खा लिया। यहाँ तक कि उन 3 तांत्रिकों को भी जिंदा नहीं छोड़ा। उन तीनों तांत्रिकों की गर्दन उखाड़कर उसी चौराहे पर फेंक दिया जहां उन 12 डायनों के सर को दफन किया था। रात के ढलते ही गूंगी डायन की 9 बेटियां आतंक मचा के वापस लौट गईं और वहीं बाकी बचे हुए गांव के लोग बहुत ही बुरी तरह से डर गए थे। उनको समझ में आ गया था कि अब उनका यहाँ पर रुकना ठीक नहीं, लिहाजा अपनी खैरियत के लिए वो बाकी बचे गांव वाले गांव से हमेशा हमेशा के लिए पलायन कर गए। पर गांव वालों के पलायन करने के बाद भी उस गूंगी डायन की 9 बेटियों ने उस गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी कोहराम मचाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते ये 30 किलोमीटर का इलाका वीरान हो गया। और तब से आज तक जो भी इस इलाके से गुजरने की हिमाकत करता है वो मारा जाता है। दोस्तों, उस बच्चे की बात सुनने के बाद मैं इस सोच में था कि आखिर इस छोटी सी बच्ची को इस इलाके के बारे में भला कैसे मालूम। अभी मैं उस बच्ची से आगे कुछ पूछता कि तभी उसने सामने की तरफ इशारा किया। और जब मैंने सामने की तरफ देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। दरअसल हाईवे के बीचों बीच कुछ बच्चियां बैठे हुए किसी लाश की मांस को नोच नोच कर खाई जा रही थी। पर हाईवे पर बैठी वो बच्चियां अभी मेरी असल मुसीबत नहीं थी, क्योंकि मेरी जान को तो खतरा मेरे ट्रक के बगल वाली सीट पर बैठी उस बच्ची से था, जिसकी मदद करके बहुत ही बड़ी मैंने भूल कर दी थी। ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि उस गूंगी डायन की 9 बेटियों में से एक थी। उस समय तक डर मेरे पर इतना हावी हो चुका था कि मैंने बिना सोचे समझे ट्रक को फुल स्पीड में भगाना शुरू कर दिया। अभी मैं ट्रक को फुल स्पीड में भगा ही रहा था कि तभी वो बगल में बैठी बच्ची, या यूं कहें कि गूंगी डायन की आदमखोर बेटी मेरे पर झपट पड़ी। और इसी झपटा झपटी में मेरे हाथ से ट्रक का स्टीयरिंग व्हील छूट गया। और स्टीयरिंग व्हील हाथ से छूटते ही ट्रक का पहिया किसी चीज़ से टकराया और ट्रक पलट गई। जिस समय ट्रक पलटी उस समय ट्रक कोडरी पुल पर था, जिस वजह से ट्रक पुल से नीचे गिर पड़ा। वो तो गनीमत थी कि मुझे ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई। और वहीं वो आदमखोर बच्ची बेसुध पड़ी हुई थी। और यही सही मौका था मेरे लिए यहाँ से भाग निकलने का। मैं बिना समय गवाए ट्रक से बाहर निकला और वहाँ से तेज़ी से भागा। पर उस वक्त इतना ज़्यादा अंधेरा था कि मैं ये तय नहीं कर पा रहा था कि मैं किस ओर भागूं। खैर, जिधर मुझे रास्ता दिखा मैं उस ओर भागता रहा। और जब भागते भागते मुझे दूर रोशनी नज़र आई तो मैं उस रोशनी की तरफ भागने लगा। और जब मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वो एक छोटी सी बस्ती है। और जब मैं उस बस्ती में दाखिल हुआ तो मैंने पाया कि उस बस्ती के सभी घर वीरान पड़े हैं।
वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय एक घर के। उस घर के बाहर वाले पेड़ की डालियों से बहुत सारी जलती हुई लालटेन लटकी हुई थी, जिसकी रोशनी के चलते मैं यहाँ तक आ गया था। अभी मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा यही सोच रहा था कि भला यहाँ कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा है, कि तभी अचानक से रोने और चीखने की आवाज़ें गूंज उठी। और जब वो गूंगी डैन की आदमखोर बेटियां वहाँ आ धमकी, तो इस बार मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि अब मैं किसी भी सूरत हाल में नहीं बचने वाला था। वो आदमखोर बच्चियां मुझे घेरे खड़ी थी और वहीं मैं उस पेड़ के नीचे दुबका हुआ था। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो उस लालटेन की रोशनी के करीब नहीं आ रही थी। वो आदमखोर बच्चियां रात भर वहीं खड़ी रही और मुझ पर घुर्राती रहे, और जब सुबह होने को हुई तो वो कहीं गायब हो गई। उनके वहाँ से गायब होने के बाद भी मैं काफ़ी देर तक उसी पेड़ के नीचे डरा समा बैठा रहा, और जब सूरज सर पर चढ़ आया तब जाके मैं वहाँ से भागा और मेन हाईवे पर पहुँचा, जहाँ से लिफ्ट लेकर मैं वापस लौट आया। और दोस्तों, इस तरह से उस रात मेरी जान बची। खैर, अब इस हादसे को बीते काफ़ी साल हो गए हैं, पर अब भी मुझे वो हादसा अक्सर रातों में डरा जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।